के Mishra, chemistry for video for class 11th. Today we discussed about remaining part of atomic structure, dual nature of electrons or particle and de Broglie इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन, ये दो चीज दिखना है हम लोगों को। आप पहले आपको ड्यूअल नेचर के बारे में बता चुके हैं कि ड्यूअल माने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल एंड पार्टिकल नेचर ऑफ। तो उसमें जैसे आइंस्टीन का सिद्धांत था E बराबर mc² और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था E बराबर h न्यू। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था और E बराबर mc² ये आइंस्टीन का था, आइंस्टीन थ्योरी था। ये दोनों पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन के ये एक जो है वेव नेचर को बताता है, एक्सप्लेन करता है, और दूसरा जो है पार्टिकल नेचर को बताता है। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ जोड़िए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, E बराबर क्या हो जाएगा? h न्यू बराबर mc²। अब h न्यू के बदली में हम लोग लिख सकते हैं hc/λ बराबर mc²। ऐसा लिखा जा सकता है। 1/λ बराबर mc² बटा hc लिखा जा सकता है, या लैम्डा बराबर hc बटा mc² लिखा जा सकता है। ये c से c कट गया, h बटा mc हो गया। लैम्डा बराबर h बटा mc। इंस्टीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि आइंस्टीन का सिद्धांत था वो लाइट के लिए दिए थे उन्होंने, वेलोसिटी ऑफ लाइट c, we used v for velocity of electron या पार्टिकल। उसके लिए हम लोग v का यूज करेंगे, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? h बटा mv, और h बटा mv मास इंटू वेलोसिटी बराबर मोमेंटम p, क्योंकि m इंटू भी बराबर क्या होता है? p होता है। m इंटू भी बराबर p होता है, मोमेंटम। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h बटा p, यही देता है सिद्धांत। डी ब्रोगली इक्वेशन इसी को कहते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। गिव a relationship in between wavelength and momentum, इन दोनों के बीच में रहता है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। इस्टेब्लिश द डी ब्रोगली इक्वेशन अगर कहता है तो यही इसी इक्वेशन को हम लोग को इस्टेब्लिश करना है, इसी तरह से करना है। अगर क्वेश्चन हो कि डी ब्रोगली इक्वेशन किसके बारे में बताता है, तो रिलेशनशिप इन बिटवीन द वेवलेंथ एंड मोमेंटम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इसको कि अगर मोमेंटम का मान बड़ा हो जाए तो लैम्डा का मान क्या होगा? छोटा होगा। लैम्डा बराबर h बटा m v।
अगर v के चेंज के लिए हम लोग लिखते हैं h बटा मास को कांस्टेंट कर दें और वेलोसिटी को चेंज कर दें, तो मोमेंटम जितना ही वेलोसिटी के चेंज होने के कारण इसका जो प्रोडक्ट का चेंज होगा लैम्डा भी चेंज करेगा, अर्थात p बढ़ेगा तो लैम्डा छोटा होगा। p को इंक्रीज कब करेंगे? जब वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे डेल्टा v से। डेल्टा v बराबर क्या होगा? v1 माइनस v2। v1 माइनस v2 इनिशियल वेलोसिटी जो था, अब वेलोसिटी को बढ़ा तब मोमेंटम को देख लिया गया, अब वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए तब मोमेंटम को देखा जाए, तो दोनों के बीच में जो चेंज होगा वह डेल्टा पी हो जाएगा, मोमेंटम का चेंज। तो डेल्टा पी यदि बड़ा होगा, कब होगा? जब वेलोसिटी बड़ा होता जाएगा। तो डेल्टा पी जब बड़ा होगा तो लैम्डा क्या होगा? छोटा हो जाएगा, और लैम्डा जब छोटा होगा तो पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जब अधिक होगा इट मीन्स कि वह वेव नेचर को पोज करेगा, अर्थात हाई वेलोसिटी पर कोई भी पार्टिकल, चाहे उसका मास कम है या अधिक है, कोई भी पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से अगर होता है तो वह वेव नेचर को पोज करता है। तो डी ब्रॉगली साहब यही बात कहे थे कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, not only micro particle but also macro particle possess dual behavior particle as well as wave. If it is with high velocity, possess wave nature. Not only micro particles like electron, तो इलेक्ट्रॉन तो माइक्रो पार्टिकल है, वह ड्यूअल बिहेवियर को पोज कर रहा था, वेव को पोज कर रहा था, लेकिन कह रहा है कि मैक्रो पार्टिकल जिसका मास बहुत बड़ा हो जाए और उसको हाई वेलोसिटी में डाल दिया जाए तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा पी वह बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब पी बड़ा होगा तो लैम्डा छोटा होगा, लैम्डा छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी बड़ा हो जाएगा, और जब किसी चीज़ का फ्रीक्वेंसी अधिक होता है तो वो विजिबल नहीं होता है, मतलब वेव नेचर को पोज करता है। यही डी ब्रॉगली का एप्लीकेशन है, यही उनका कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को देखना है हमको। एम डेल्टा भी अगर वेलोसिटी को सेम रख दिया जाए और मास को बढ़ा दिया जाए, वेलोसिटी को सेम रख दिया जाए, तब भी एम भी जो है डेल्टा आपका पी बड़ा हो जाएगा, और बड़ा पी जब होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा? छोटा होगा, फ्रीक्वेंसी बड़ा हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल बड़ा हो तो उसको हाई वेलोसिटी में करके उसके मोमेंटम को बढ़ा सकते हैं। दोनों में किसी एक के चेंज करने से अगर मोमेंटम में बढ़ता है तो वह पार्टिकल दोनों नेचर को पोज करता है। यही हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का मतलब यहाँ ये दिखाना था कि कोई पार्टिकल भी है, माइक्रो पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, उसका मास बड़ा है तो उसको हाई वेलोसिटी में कर देंगे, उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। इसी सिद्धांत पर तो आज हम लोग इसका डी ब्रॉगली इक्वेशन को आप नोट कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए, उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू बताइए, और इस पर जो एप्लीकेशन दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स का, उस न्यूमेरिकल को बनाइए। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या कहता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? यह कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन exact position of an electron and its momentum
सिमल्टेनियसली, एक साथ उसके एग्जैक्ट पोजीशन को और उनके मोमेंटम को नहीं निकाला जा सकता है। मैथमेटिकल उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, मैथमेटिकल फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए कांस्टेंट h/4 पाई, वेयर डेल्टा एक्स बराबर एरर इन पोजीशन और डेल्टा पी बराबर एरर इन मोमेंटम। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है जहां पर, लेकिन वहां है नहीं, हम लोग कैलकुलेशन से आ रहा है जिस जगह पर, उससे थोड़ा आगे या पीछे इलेक्ट्रॉन का स्थान मिल रहा है, तो एक ही साथ एक ही समय में किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और उसके मोमेंटम की गणना नहीं किया जा सकता है। यही इन्होंने कहा, इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। यहाँ डेल्टा एक्स, अगर हम लोग एक्स को काफी एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो डेल्टा पी में काफी बड़ा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा कि एम डेल्टा भी ग्रेटर देन और h/4 पाई। अब यहां बताइए तो m को कांस्टेंट कर दिए, एक ही पार्टिकल के लिए हम लोग m को कांस्टेंट कर दिया, उसके वेलोसिटी में खाली चेंज के कारण डेल्टा पी में, मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो ऑब्जर्व हो रहा है सिर्फ उसके वेलोसिटी चेंज के कारण। तो जब वेलोसिटी चेंज होगा, अधिक वेलोसिटी हो जाएगा, तो एरर डेल्टा एक्स में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर है, इसमें बहुत भारी चेंज होने वाला है तो इसका चेंज कम हो जाएगा। इसको हम जब एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो इसमें एरर ज्यादा बढ़ जाएगा, इसको एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो इसमें एरर ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई m हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल के लिए यही फार्मूला बनता है। ये फार्मूला आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए लिखना है, ये हमेशा बड़ा या इक्वल हो सकता है h/4 पाई से। इनका एप्लीकेशन कहाँ, ये सिर्फ और सिर्फ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है माइक्रो पार्टिकल के लिए, मैक्रो पार्टिकल के लिए लागू नहीं होता है। दैट्स ऑल।